आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी के पार्ट। बेटा मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी के 3 पार्ट हैं, जिसको फर्स्ट हम कहते हैं मॉड्यूल्स ऑफ यंग, सेकंड को कहते हैं मॉड्यूल्स ऑफ बल्क और थर्ड के कहते हैं मॉड्यूल्स ऑफ रिगिडिटी। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था हुक्स लॉ, जिसमें ये बात पढ़ी थी कि अगर हम स्ट्रेन को स्मॉल रखें तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, जिसमें हमने कांस्टेंट बच्चा लिया था ई को क्या कहते हैं, स्ट्रेस इक्वल प्रूफ किया था ई इंटू स्ट्रेन, जहां पर ई का बेटा नाम था मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसी मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी के बेटा 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है यंग मॉड्यूलेशन, सेकंड है बल्क मॉड्यूलेशन और थर्ड है मॉड्यूल्स ऑफ रिगिडिटी। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स ऑफ यंग। बेटा हमने स्ट्रेस में टाइप पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकंड था नॉर्मल स्ट्रेस और थर्ड था बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेन के 3 टाइप्स थे। फर्स्ट हमारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड वॉल्यूम स्ट्रेन और थर्ड शियर स्ट्रेन। तो ये तीनों पार्ट मिलकर 3 डेफिनेशन नहीं बनाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है मॉड्यूल्स ऑफ यंग। बेटा मॉड्यूल्स ऑफ यंग का सिंबल वाई होता है और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बच्चों याद है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम कहते थे सिग्मा और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को कहते थे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमने पढ़ाया था कि लेंथ के बारे में कहता है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या याद है सिग्मा को स्ट्रेस कहते थे और स्ट्रेस होता है बेटा एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। तो ये बेटा डेल्टा एल अपॉन एल। तो बताइए यहां से y की वैल्यू मिली एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यंग मॉड्यूलेशन y कितना मिला बेटा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। क्या याद है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन की बेटा कोई यूनिट होती नहीं, कोई डायमेंशन होती नहीं। तो यंग मॉड्यूलेशन की भी यूनिट क्या बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बेटा हम क्या बोलते हैं पास्कल। क्या कहते हैं पास्कल। अब देखिए इसमें 3 प्रॉपर्टी के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो यंग मॉड्यूलेशन मैक्सिमम होता है सॉलिड के लिए, फिर मिनिमम होता है लिक्विड और सबसे कम होता है गैस के लिए। मैक्सिमम किसके लिए, सॉलिड के लिए, उससे कम लिक्विड में और सबसे लास्ट में किसके लिए, गैस के लिए। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि बेटा y इक्वल एफ को कहते हैं mg, तो mgl अपॉन एरिया को कहते हैं पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, एरिया पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। सपोज दैट आपके पास एक ये वायर है, इस वायर में यहां पर हमने बेटा m मास दे दिया, तो m मास देने से फिनोमिना चेंज हो गया और वायर की लेंथ पहले l थी, फिर बाद में कितनी हो गई बेटा l डैश। तो हाउ मच इंक्रीजेस, हाउ मच चेंज, डेल्टा l इक्वल l डैश माइनस l। तो l डैश यहां मास m है तो दैट इज वेट mg, तो m का वेट कितना होगा बेटा mg। थोड़ा सा बात को सोचो कि अगर हम यहां पर एक बात सोचें, जैसे हमसे कंपैरिजन में एक न्यूमेरिकल पूछता है कि स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है, विच ऑफ द मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, क्योंकि स्टील हमारा आता है सॉलिड में और रबर भी हमारा सॉलिड है, रिगिड है। अगर हम इसमें कंपैरिजन करें और सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखें, लाइक दैट हमने रबर की लेंथ ली 1 मीटर, ठीक है, तो स्टील की भी लेंथ कितनी लोगे 1 मीटर। अगर मैंने रबर की डायमेंशन 1 सेंटीमीटर ली तो स्टील की डायमेंशन भी क्या होगी बेटा 1 सेंटीमीटर। इतनी बात ठीक है।
तो क्या बताओ, अगर हम डायमेंशन चेंज ना करें, हमने क्या लिया, फर्स्ट एक स्टील लिया और सेकंड बेटा रबर लिए, और हमने आपसे कहा कि जो स्टील की लेंथ है वही बेटा रबर की है, जो स्टील की है वही रबर की है, जो रेडियस स्टील की है वही रेडियस रबर की है, जो स्टील की रेडियस है वही रबर की रेडियस है। ठीक बात, लेंथ सेम बेटा, रेडियस सेम बेटा, पाई पहले से कांस्टेंट है, हमने दोनों में जो वेट दिया, वेट वो भी इक्वल था, तो वेट किसका, रबर का, स्टील का, और वेट किसका, रबर का, जिसको हम कहते हैं mg, हमने इसको भी सेम दिया। तो क्या यहां से एक फिनोमिना सेट हुआ कि y प्रोपोर्शनल 1/Δl, y प्रोपोर्शनल 1/, भाई लेंथ सेम रखी, वेट सेम दिया, रेडियस सेम रखी, पाई कांस्टेंट है, तो y प्रोपोर्शनल 1/Δl। अब नॉर्मल हमको एक बात खुद समझ में आती है कि रबर और स्टील के कंपैरिजन में रबर में लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम रबर और स्टील को ले लें और दोनों में 10 kg का वेट दे दें, तो मुझको लगता है कि रबर की लेंथ ज्यादा इंक्रीज करेगी स्टील के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमको एक बात समझ में आई कि डेल्टा एल बेटा रबर का ज्यादा इंक्रीज होगा डेल्टा एल स्टील से। ठीक है, जरा कंपैरिजन देखो, जिसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी उसका यंग मॉड्यूलेशन कम है, जिसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी उसका यंग मॉड्यूलेशन कम है। इसका मतलब लेंथ ज्यादा बढ़ रही है रबर की, तो रबर का यंग मॉड्यूलेशन कम होगा, और जिसकी लेंथ कम बढ़ रही है उसका यंग मॉड्यूलेशन ज्यादा होगा। तो क्या यहां से प्रूव हो के आया कि वाई स्टील इज ग्रेटर देन वाई रबर। आप यहां से रिलेशन देखिए, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, हमने रबर ली, स्टील लिया, दोनों में सेम मास 10 kg, वेट अप्लाई हो गया 10g, तो वेट सेम हो गया। लेंथ हमने दोनों की 1 मीटर सेम ले ली, रेडियस दोनों की सेम ले ली। अब हमने क्या किया कि मैथमेटिकली हमको इतनी बात पता है कि रबर ज्यादा इंक्रीज करेगा किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टील क्या है, एक सॉलिड है, उसको जब हम क्या करेंगे, हैमर से पीटेंगे तो डक्टाइल होगा, लेकिन रबर में तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट लगाओगे उसकी लेंथ खुद खिंच जाती है। तो इसका मतलब है डेल्टा एल आर का ग्रेटर है डेल्टा एल स्टील से। तो यहां तो इनवर्सली रिलेशन है, जिसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रही है उसका यंग मॉड्यूलेशन छोटा है। इसका मतलब है रबर ज्यादा बढ़ रहा है तो रबर का यंग मॉड्यूलेशन छोटा होगा, तो किसका ज्यादा होगा, स्टील का। तो आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक इन कंपैरिजन टू रबर। फिर से मेरी बात को सुनना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, तो आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देंगे। यहां पर जो मैंने माना LS इक्वल LR, RS इक्वल RR, WS इक्वल WR, ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे ड्यू टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा L ऑफ रबर मोर इंक्रीजेस इन कंपैरिजन टू इंक्रीजेस लेंथ ऑफ स्टील। सो ये रिलेशन लिख दो, y प्रोपोर्शनल 1/Δl, देन तब क्या आ जाएगा, y ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन y ऑफ रबर। वैसे बेटा स्टील का यंग मॉड्यूलेशन 10 की पावर 11 में होता है और रबर का यंग मॉड्यूलेशन 10 की पावर 9 में होता है। स्टील का 10 की पावर 11 में और रबर का बेटा 10 की पावर 9 में होता है। इतनी बात ठीक है। हमने ये फिनोमिना सेट किया y इक्वल FL/A डेल्टा L, बेटा FL को क्या कहा, mgl/πr² डेल्टा L। यंग मॉड्यूलेशन ग्रेटर होता है किसके लिए, सॉलिड के लिए, उससे छोटा होता है बेटा लिक्विड के लिए, और सबसे छोटा होता है किसके लिए, गैस के लिए। तो मोर किसके लिए है, हमारे सॉलिड के लिए। अब सॉलिड को हम यहाँ रिजिड बॉडी बोलते हैं। ऐसे ही y का रिलेशन भी दूसरों से होता है, तो पहले आप इतना नोट कर लें। अब देखो यहां पर अगर आपसे कभी बाई चांस पूछ ले कि परसेंटेज इंक्रीजेस, बताओ कितने परसेंट लेंथ बढ़ गई, तो कंपटीशन में परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप एक काम करिए, ये फॉर्मूला आपने लिखा y इक्वल FL/A डेल्टा L, इसी को फॉर्मूले को उठा लीजिए। हमने फॉर्मूला लिखा y इक्वल FL/A डेल्टा L, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए,
वाई ए डेल्टा एल इक्वल बेटा एफ एल। बेटा डेल्टा एल को यहीं रखो, एल को इधर ले आओ। क्या आपको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है? परसेंटेज एरर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एब्सोल्यूट अपॉन रियल बन गया, एब्सोल्यूट अपॉन रियल। इनटू क्या कर दो, 100 कर दीजिए। तो बेटा जब एल इधर आया तो यहां बचा था एफ, और यहां पर बेटा y और a आ गए डिनोमिनेटर में, तो इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इंक्रीजेस। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो डेल्टा एल अपॉन एल विच इज रिलेटिव एरर, जब एब्सोल्यूट अपॉन रियल होता है 100 से मल्टीप्लाई ना करो तो वो होता है एब्सोल्यूट एरर, जिसको रिलेटिव एरर भी कुछ लोग कहते हैं। और इनटू 100 कर दो तो वो बन जाता है परसेंटेज एरर। तो मैंने इसको परसेंट बना लिया और बेटा इसको भी इनटू 100 कर दिया। तो अब आपको मिल जाएगा कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। इतनी बात ठीक है। यंग मॉड्यूलेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बेटा ये एप्लीकेबल होता है ज्यादातर 1D ऑब्जेक्ट के लिए। 1D में वायर आता है, यूनिफॉर्म रॉड आती है, हमारी रिंग का फिनोमिना आता है। ये सारे बेटा हमारे किस में आते हैं, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कराया जाए। चलिए अब देखिए मॉड्यूल्स ऑफ बल्क क्या होता है। बेटा हमने एक बात पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कि किसी वाटर सरफेस में एक हम ऑब्जेक्ट ले लें। बेटा हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्लूइड इस पे क्या करता था, चारों तरफ से प्रेशर लगाता था, प्रेशर कह दो या फोर्स कह दो, चारों तरफ से क्या लगाता था बेटा, फोर्स लगाता था। तो इट में भी हमने कहा साइज चेंज कर सकता है। मान लीजिए कि अभी इसका वॉल्यूम कितना है, V है, वॉल्यूम कितना है V। बेटा अगर इसने फोर्स ज्यादा लगाया, हो सकता है स्ट्रक्चर चेंज कर ले, थोड़ा वो चेंजमेंट कर सकता है। तो मान लेते हैं कितना चेंजमेंट हुआ, V डैश। कितना चेंज हुआ, V डैश। तो बताओ बेटा चेंज इन वॉल्यूम क्या मिला, डेल्टा V। बड़े वाले इस वॉल्यूम में इस छोटे वाले को घटा दो तो डेल्टा V क्या मिला, V माइनस V डैश। अब आगे बढ़ो बेटा, इसका सिंबल होता है K। इसको K पढ़ते तो हम लोग K है, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में बोलते हैं कप्पा, ये इसका नाम है। लेकिन सिंबल में जब हम बार बार इस वर्ड नहीं यूज कर सकते तो हम K बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रीक वर्ड में इसका नाम याद रखिएगा, इसको इस नाम से कहते हैं वहां पर, ठीक है। तो बताओ क्या बना बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस याद है आपको, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा एक बात सोचो थोड़ा, जब इसने फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया तो इसने वॉल्यूम लॉस कर दिया, कुछ कम कर दिया, मतलब प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। समझ गया माइनस क्यों लगाया, प्रेशर के इंक्रीज होने से, फोर्स के इंक्रीज होने से फ्लूइड प्रेशर से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो वो क्या लगाना पड़ेगा उस समय, माइनस। तो बताओ बेटा K की वैल्यू क्या मिली बेटा, माइनस PV अपॉन डेल्टा V। ठीक है बेटा, यूनिट आप जान गए होंगे कि स्ट्रेस की वही होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दो या पास्कल कह दो, दोनों एक ही बात है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या आपको याद है कि P इक्वल वैसे नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक आता है, लेकिन क्लास 9th में आपने सुना होगा थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, बियॉन्ड फोर्स। वहीं पर एक रूल था P इक्वल H रो G, शायद वहां पर आप D बोलते थे, डेंसिटी को आप लोग D कहते थे, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी D नहीं होती है, रो होती है। तो लिक्विड की डेंसिटी बेटा हम मान लेते हैं रो है, तो बेटा P इक्वल H रो G होता है, P इक्वल H रो G। बाकी डेरिवेशन जब फ्लूइड प्रेशर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो P इक्वल H रो G। H क्या है बेटा, हाइट वाटर की, कॉलम में रो आप जानते हैं डेंसिटी। जो भी आप लिक्विड लें
मरकरी लें, केरोसिन, ब्लड, जो भी लेंगे आप उसकी डेंसिटी, और जी आप जानते हैं ग्रेविटी एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूला क्या क्या बन जाएगा, K इक्वल माइनस एच रो जी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। ये बेटा फॉर्मूला हो गया। मेन फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अगर कह दे कि ओशियन में 80 मीटर डेप्थ पर वॉल्यूम इतना चेंज हो गया, तो आपको P निकालना पड़ेगा H रो जी से। इतनी बात ठीक। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं यहां पर पूछूं हाउ मच वॉल्यूम परसेंटेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, तो क्या यहां पर फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, K इंटू डेल्टा वी इक्वल माइनस पीवी। तो बेटा डेल्टा वी अपान वी, डेल्टा वी अपान वी इंटू बेटा 100 इक्वल माइनस पी बाई के, माइनस पी बाई के, और यहां पर इंटू क्या लगा दो 100। माइनस क्या बताएगा, जो भी आंसर आए, मान लीजिए कि 2% आया, तो 2% का मतलब हुआ 2% डिक्रीजेस, 2% डिक्रीजेस, इस ये माइनस का मतलब है। माइनस का ये मीन्स नहीं कि यहां हर जगह माइनस लगाते चले जाएंगे। माइनस का मीन्स है जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके आगे एक वर्ड लिख देंगे आप, डिक्रीजेस। क्या कर रहा है, वो घट रहा है, जिसकी वजह से यहां क्या लगा है, माइनस। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा, बल्क मॉड्यूलेशन लिक्विड के लिए लग रहा है, तो सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और बेटा गैस के लिए। तो जरा ध्यान रखना, सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू तो होगी लेकिन बहुत मिनिमम, छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि ये लिक्विड के लिए अप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों के कंपैरिजन में ध्यान से देखिएगा, जो गैस है वो कंप्रेस ज्यादा होता है। भाई गैस के जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं, आप जितना दबाओगे तो शायद वो कंप्रेस ज्यादा होंगे, और लिक्विड में लेयर्स मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो वो बेटा उतना कंप्रेस नहीं हो सकता है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में वो कम कंप्रेस होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बल्क मॉड्यूल्स है वो मैक्सिमम है लिक्विड के लिए और उससे कम क्या, गैस के लिए। ठीक, इतनी बात तो सही है। सॉलिड के लिए बहुत छोटा है, होता है, वैल्यू छोटी होती है। फिर किसके लिए, सबसे मेन लिक्विड के लिए, लिक्विड से कम गैस और सबसे कम सॉलिड। पहले लिक्विड, फिर गैस, फिर सॉलिड। इसी का बेटा उल्टा एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। एक टॉपिक होता है कंप्रेसिबिलिटी, नाम से ही कंफर्म है कि जो कंप्रेस ज्यादा हो जाए। तो कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल होता है बेटा बीटा, बीटा, और बीटा इक्वल होता है 1/k, 1/k। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूल्स इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। मॉड्यूल्स ऑफ बल्क या बल्क मॉड्यूल्स, इसके रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो विच ऑफ द मोर कंप्रेस, तो मुझको लग रहा है गैस ज्यादा कंप्रेस है। सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होता है, गैस, उससे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड। बल्क मॉड्यूल्स किसका ज्यादा, लिक्विड का, उससे कम, सबसे कम। और कंप्रेस कौन ज्यादा हुआ, पहले गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। तो फॉर्मूला जरा बनाओ बेटा, बीटा इक्वल 1/-pv अपान डेल्टा वी। तो बेटा बीटा इक्वल माइनस डेल्टा वी अपान पीवी। क्या बेटा यूनिट भी बदल जाएगी, देखो उल्टा हो गया ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको लिखते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। तो बताओ इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। क्या आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेटा। मीटर स्क्वायर का L2 और बच्चा न्यूटन का MLT-2। बेटा m ऊपर गया, m इनवर्स -1, बेटा एक L कैंसिल, यहां पर L, T-2 ऊपर गया तो T+2, दैट इज द डायमेंशन। ये इसकी डायमेंशन है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलेशन या मॉड्यूल्स ऑफ बल्क इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। विच ऑफ द मोर कंप्रेस, आंसर इज गैसेस, गैसेस मोर कंप्रेस।
गैसेस से कम लिक्विड एंड सबसे कम सॉलिड। तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी बीटा, बीटा इक्वल 1 अपान के का फॉर्मूला माइनस पी वी अपान डेल्टा वी, डेल्टा वी बेटा ऊपर चला जाएगा तो माइनस डेल्टा वी अपान पी वी। जबकि मॉड्यूल्स ऑफ बल्क क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलेशन किसका ज्यादा, लिक्विड का, उससे कम गैस, सबसे कम सॉलिड के लिए। और कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, नाम से ही है कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेस और एबिलिटी को अलग कर दो। कंप्रेस का मतलब दबना और एबिलिटी का मतलब योग्यता या क्षमता उसकी, तो जो सबसे ज्यादा कंप्रेस हो जाए वही कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन, गैस, क्योंकि वहीं पर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो आप कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। तो विच ऑफ द मोर कंप्रेस, आंसर इज गैसेस। कौन ज्यादा कंप्रेस होता है, गैसेस। नोट कर देखिए मॉड्यूल्स ऑफ रिगिडिटी। बेटा रिगिडिटी का सिंबल होता है यहां पर ईटा, ठीक, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, एन का जो पूछ होता है उसको बड़ी कर दो, उसी को ईटा बोलते हैं। इसी को फिजिक्स में इफिशियंसी भी कहते हैं, इफिशियंसी को। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ईटा इक्वल होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन, आपको याद होगा कल एक फिगर आपने बनाया था कि एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ बेटा L है, इसके बेस को फिक्स रखना है और यहां से एक टेंजेंट फोर्स लगा देना है, टेंजेंट फोर्स। तो कुछ इस तरीके से बनता था, बेस वहीं पर रखना है जहां पर है, ठीक। अब देखो बेटा यहां से जरा देखो, इसको सेट किया तो यहां से बताओ अगर ये इसकी लेंथ कितना शिफ्ट हो गया, लेट डेल्टा एक्स, कितना शिफ्ट हो गया, डेल्टा एक्स। बेटा लेंथ कितनी है, एल, क्या मैं इसको थीटा कह दूं, थीटा। तो बेटा बताओ ईटा इक्वल टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो आपको मालूम था एफ अपान ए, एफ अपान अपॉन क्या एंगल, टेन थीटा। क्या माना हमने, तो क्या प्रूव हुआ, एफ अपान ए इंटू टेन थीटा। बेटा बता चुका हूं कि थीटा को कि बड़े स्मॉलर होते हैं यहां पर, इसलिए थीटा को इक्विवेलेंट क्या माना जाता है, थीटा। टेन हो, साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो, उसको इक्विवेलेंट क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मैं थीटा को यहां पर लिख सकता हूं, क्या थीटा को मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बेटा ये 90 डिग्री का फ्रंट होता है हाइपोटेनस, 90 डिग्री का फ्रंट हाइपोटेनस। तो बताओ टेन थीटा आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स अपान एल। क्या मिलेगा बेटा, डेल्टा एक्स अपान एल। डेल्टा एक्स क्या, जो शिफ्ट हुआ, मान लो आपने 1 मीटर शिफ्ट करा दिया, तो 1 मीटर जो शिफ्ट करा दिया वो डेल्टा एक्स हो गया। तो फॉर्मूला आप क्या बन जाएगा, तो ईटा इक्वल एफ अपान ए और थीटा की जगह बच्चा डेल्टा एक्स अपान एल, तो एल कहां चला गया, ऊपर, तो एफ एल अपान ए डेल्टा एक्स। या तो ये लगाइए, या तो बेटा हो सकता है कि थीटा आपको डायरेक्ट दे देता है 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री। ध्यान रखिएगा अगर आपको थीटा उसने लेस देन या 10 डिग्री से कम दे दिया डिग्री पर, तो 0.5 डिग्री दे दिया, तो डिग्री नहीं चलता, यहाँ पर हमको रेडियन बनाना पड़ता है। तो 0.5 और 1 डिग्री में पाई अपान 180 रेडियन होता है। कितना होता है, 1 डिग्री में पाई अपान 180 रेडियन होता है। तो ईटा इक्वल क्या, एफ एल अपान ए डेल्टा एक्स। अब थोड़ा सा एक दिमाग और लगाओ बेटा, हमको दो चीजें पता है कि लेंथ हो या 1D हो, 2D हो, 3D ऑब्जेक्ट हो, उनके कुछ आपस में रिलेशन होते हैं।
जैसे रिलेशन आपको ना पता हो तो रिलेशन सिर्फ लिख लीजिए, बाकी आप बाद में पढ़ेंगे क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन में टॉपिक आएंगे, तो जब ये टॉपिक आएंगे तब डेरिवेशन करेंगे। अभी सिर्फ हम ये जान ले कि वैल्यू क्या होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का फिनोमिना कहीं ना कहीं दे सकता है। तो ध्यान रखना, अल्फा जो होता है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बच्चा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्यों बताया अभी आप समझ जाओगे। अल्फा इक्वल होता है फॉर्मूले में डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। इंक्रीजेज लेंथ या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर। मान लीजिए एक वायर था, उसको आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर जैसे ही दोगे तो लेंथ में स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो डेल्टा एल कितना, जो टोटल लेंथ बाद में इंक्रीज होकर आई उससे आप प्रीवियस वाली को माइनस कर दें, आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा एल। क्या इस डेल्टा एल अपॉन एल को देखकर कुछ याद आया? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसकी यूनिट मीटर मीटर डिग्री सेल्सियस, मीटर मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या बन गई बेटा? डिग्री सेल्सियस। कुछ लोग केल्विन भी लिख देते हैं, पर केल्विन, अपॉन में है ना तो पर केल्विन। अब जरा देखो, क्या डेल्टा एल अपॉन एल को देख के कुछ ऐसा नहीं याद आ रहा कि हमने अभी कुछ पढ़ा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन याद आया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो क्या बेटा डेल्टा एल अपॉन एल की जगह क्या लिख सकते हो? अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बेटा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्यों बताया अब इसकी आपको मतलब भी बताता हूं। आपने एक फॉर्मूला लिखा था बेटा, y इक्वल क्या लिखा था? लॉन्गिट्यूडिनल, पूरा लिख देता हूं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जरा ध्यान से समझना। तो बताओ, अगर मैं स्ट्रेस निकालूं तो स्ट्रेस को मैं सिग्मा लिख दे रहा हूं, स्ट्रेस को मैं सिग्मा लिख दे रहा हूं, तो क्या बेटा y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन, ठीक बात। क्या स्ट्रेन को देखकर कुछ याद आया? स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो बताओ कितना? सिग्मा इक्वल y अल्फा डेल्टा टी। बोलो इतनी बात समझ में आई? y अल्फा डेल्टा टी। क्या बेटा सिग्मा को देखकर याद आया? सिग्मा होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, जरा वैल्यू रखो, तो F अपॉन A इक्वल y अल्फा डेल्टा टी। तो बताओ फोर्स कितना मिल गया? y A अल्फा डेल्टा टी। ये आपको एक डेरिवेशन मिल गया कि फोर्स क्लैंप वायर, जो वायर बंधे हैं उसमें टेम्परेचर देने पर कितना फोर्स आता है? तो y A अल्फा डेल्टा टी। y क्या? यंग मॉड्यूलेशन, ए क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया, अल्फा क्या? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा, जो भी होगी कांस्टेंट होगी आपको देगा। और डेल्टा टी क्या? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी को बच्चों हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। मान लो कह दे कि 2 डिग्री सेल्सियस से हमने जब हीट दिया तो 20 हो गया, तो डेल्टा टी आपको क्या मिलेगा? 20 माइनस 2, 20 माइनस 2। तो ये एक तरह से रिलेशन है। कुछ लोग कहते हैं कूलिंग ऑफ वायर, कूलिंग ऑफ वायर, कूलिंग ऑफ वायर मतलब वायर को ठंडा करने पर कितना फोर्स आता है? तो F इक्वल y A अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही हमारे पास एक और टॉपिक होता है, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपसे कह दे कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये तो हमने लेंथ का निकाला, मान लो एरिया का कह दे, तो क्या ऐसा नहीं समझ सकते ये 1D की बात कर रहा है, 1 डायमेंशनल, ठीक है। अगर ऐसे ही बेटा 2D की बात करें, तो अगर हम 2D की बात करें तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा? उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बच्चा? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जिसका सिंबल होता है बेटा बीटा। क्या सिंबल होता है? बीटा। और बीटा का बेटा फॉर्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। जैसे सिमिलर ये लिखा है, ये लेंथ में लिखा है और वो एरिया में लिखा है, ठीक है। यूनिट सेम,
पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। क्या आप यहां से एक रिलेशन निकालो? क्या इसको देखकर कुछ याद आया? ये भी तो स्ट्रेन है, डेल्टा ए अपान ए को भी तो कहते हैं क्या, स्ट्रेन। बस डिफरेंस क्या है कि ये एरिया में दे रहा है और ये हमको लॉन्गिट्यूडनल दे रहा था। तो इसको बेटा क्या कह देते हैं? इसको भी स्ट्रेन कहते हैं, एरियल स्ट्रेन। लेकिन आपको समस्या ये, इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता। तो एरिया को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लेंथ में, स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर का एरिया आप जानते हो, साइड का स्क्वायर। आपको रेक्टेंगल देगा L इंटू बी, L इंटू बी। आपको क्यूब देगा तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला है, यूनिट सेम है। अब ध्यान रखना, जो बीटा होता है बेटा, बीटा वो 2 टाइम्स अल्फा होता है। मेरी बात समझ गए? अगर आपसे कहे इस फार्मूले से बताओ बीटा, बीटा का नाम कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल कहो या सुपरफिशियल कहो, सुपरफिशियल। तो आपके पास समस्या कि इसमें ये कैसे करूं? तो आप एक काम करो ना, क्या मैं इस अल्फा की जगह क्या बीटा बाई 2 नहीं लिख सकता? या उसको छोड़ो, आप अल्फा निकाल लो और उसको डबल कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मेरी बात को समझे? कर पाएंगे? ऐसे ही बेटा थर्ड आता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या यहां पर दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। बेटा इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल होता है गामा, और गामा इक्वल होता है डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी। जैसे चल रहे फॉर्मूले वही, ये 1 डायमेंशन लेंथ का, ये 2 डायमेंशन एरिया, ये 3 डायमेंशन वॉल्यूम। अभी आपने डेल्टा वी अपान वी को तो आपने पढ़ाई है, क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिला, क्या मिला? वॉल्यूम स्ट्रेन किसके इक्वल है बताइए? गामा इंटू डेल्टा टी के इक्वल है, गामा इंटू डेल्टा टी। थोड़ा और दिमाग लगाइए, यूनिट तो वही है, पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कुछ और समझ सकते हैं बेटा? गामा ध्यान रखना 3 टाइम्स अल्फा होता है। गामा कितने टाइम्स होता है? 3 टाइम्स अल्फा, ठीक है। और अल्फा बीटा का रिलेशन जानते ही हो, अल्फा बीटा का रिलेशन ये लिखा है। गामा किसका है? 3 टाइम्स अल्फा का। यहां से अल्फा निकालो और गामा पूछे तो क्या कर दो? 3 गुना कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? गामा। गामा का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यूनिट बेटा वही होती है, पर डिग्री सेल्सियस या बेटा पर केल्विन। तो कहने का मतलब ये था कि हम इस टॉपिक को इतनी चीजों से रिलेट कर सकते हैं। नोट कर लें।